शर्मा आज आपके सामने सीधा सवाल लेकर आया हूँ। आज हमारे सीधा सवाल की चर्चा में योगी जनार्दन पिंगले, आइए आज हम इससे जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे। ज़रूर, फिलहाल जो हमारे देश में जो संकट आया है ये काफ़ी बुरा है। समय बोलूँ तो अच्छा नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें हमारी खुद की जिम्मेदारी, हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमें खुद को उठानी है। उसके लिए हमें हमारे जो अभी जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसे फॉलो करना है, जो कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपने खान पान पे भी, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। और लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई वजह ना हो तो घर से बाहर ना पड़े, क्योंकि हमें एक साथ मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। तो यही मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हम भारतीय हैं, ज़रूर हम कामयाब हो गए। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे संकट आए, उसके अंदर भी हम कामयाब हो गए। तो मुझे सारे भारतीय नागरिकों पर विश्वास है कि हम इस लड़ाई में ज़रूर कामयाब होंगे। जैसे कि योगी जी, आपने देखा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लॉस शिक्षा क्षेत्र में हुआ है, एजुकेशन भी हुआ है, जो कि जो हमारे विद्यार्थी है बेचारे एक साल उनका गैप हो गया है। तो सर, उनके बारे में आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या अपील करोगे कि जो एजुकेशन में लॉस हो रहा है वो ना हो? ज़रूर, लॉस तो हुआ है, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी कई सारे सेक्टर है, लॉस तो हुआ ही है। क्योंकि देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए अभी फिलहाल सरकार ने तो कुछ गाइडलाइन दी है कि ऑनलाइन ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जो स्कूल कॉलेज में हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सामने सामने शिक्षा प्रदान करते हैं, वही ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रहे हैं उसके अंदर खास ऐसा प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। और गैप तो नहीं पड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे विद्यार्थियों को उसका सराह भी ना हो, आगे चलकर कभी भी परीक्षा हो, एग्जाम्स हो या कोई भी चीज़ हो तो उसको उनको सराह ना हो, ऐसा ना हो जाए कि वो भूल जाए। सरकार ने ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम भी चलना चाहिए बाकी सेक्टर के साथ में, कि चलो ठीक है, आपको अगर लग रहा है 4 घंटे के जो आपके क्लासेस है वो आप 2 घंटे के लीजिए, 1 घंटे के लीजिए, सारे विद्यार्थी को एक साथ में बुलाइए। आप एक अल्टरनेट डेज विद्यार्थी को बुला सकते हो, उसके लिए भी एक स्लॉट तय कर सकते हो। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे विद्यार्थी है, ये हमारे देश का कल का भविष्य है, तो उसके लिए भी आप कुछ एक पॉजिटिव सोच सकते हो और उनके लिए भी आप जल्द से जल्द एक गाइडलाइन जारी करो जिससे एजुकेशन सेक्टर का लॉस ना हो। जैसे योगी जी, आपने देखा कि इस कोरोना काल में लोग आर्थिक टूट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो लॉकडाउन को बढ़ाई जा रही है, अब आए दिन जो लॉकडाउन बढ़ते हुए जा रहा है, तो इससे आप मतलब सरकार को क्या बोलना चाहोगे या फिर जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे जो लॉकडाउन बढ़ रहा है ना बढ़े? देखिए, लॉकडाउन जो हो रहा है वो तो होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे लॉकडाउन होना ही चाहिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप बढ़ावा मत दीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि सच में उस जिला में, उस राज्य में, उस गांव में लॉकडाउन, वहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं या वहाँ पे परिस्थिति खराब है, तो वहाँ पे लॉकडाउन कीजिए। लेकिन लॉकडाउन के नाम पे, कोरोना के नाम पे लोगों को डराइए मत। जो फिलहाल अभी मैंने एक आपके विषय से थोड़ा हटकर मैं बोलता हूँ कि मैंने पढ़ा था कहीं कि WHO ने एक प्रमाण जारी किया था कि उसके अंदर लिखा था कि ये जो रेमडेसिविर जो ये वैक्सीन है, ये दवा है, इंजेक्शन है, ये कोरोना बीमारी के लिए कोई इफेक्ट नहीं करती, उसका कोई असर नहीं है। तो फिर आप आज की परिस्थिति में, आज मार्केट में आप रेमडेसिविर की इतनी मांग क्यों बढ़ा रहे हो, जो कि वो चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है इस बीमारी के ऊपर? तो ये बढ़ाना नहीं चाहिए। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है? तो यही मेरा कहना है कि आप जो चीज़ है वो जनता को बताइए, आप उनको डराइए मत। अब ये रेमडेसिविर के पीछे आपने भी सुना रहेगा, काफ़ी काला बाजारी हुई, उसके पीछे उसके भाव बढ़ाए गए, लोगों को मतलब पीसा गया उसके पीछे। सर्वसामान्य लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके पीछे लोगों की दिशा भूल की जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये तो WHO कह रहा है, मैं तो इतना नहीं जानता। अगर WHO कह रहा है कि ये रेमडेसिविर इतना इफेक्टिव नहीं है उसके लिए, तो उसकी मांग मत बढ़ाइए, उसकी कालाबाजारी आप रोक सकते हो। जनता उसके बीच में पीसी जा रही है। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ, जहाँ पे है वहाँ पे आप लॉकडाउन कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ सच में वहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पे लॉकडाउन करने के बाद आप उसे कंट्रोल में ला सकते तो कीजिए। बेफिजुल का, बिन मतलब का, जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कंट्रोल में आप ला सकते हो, वहाँ पे लॉकडाउन मत कीजिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, उनके घर चलाने का उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो उनका भी थोड़ा सोचिए और आप उसके ऊपर निर्णय लीजिए। जैसे ही दर्शकों, आपने सुना कि योगी जी ने कहा कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके लिए WHO ने नवंबर में ही जो है गाइडलाइन रेडी किया हुआ था कि इंजेक्शन कोरोना पेशेंट पे कोई भी कार्यरत नहीं है। उसके बावजूद जो हमारे समाज में डॉक्टर्स हो गए, चाहे हॉस्पिटल्स हो गए, कोरोना पेशेंट के लिए उनके जो भी परिजन उनको बोलते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आइए। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
आज आपने खुद योगी जी को सुना। आइए आज योगी जी हम जानना चाहते हैं कि देखिए लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ जो भी हमारी शासन है सिर्फ आम जनता को जो बंद करवा रही है। बट कैसा है, देखिए अभी आज के टाइम में देखा जाएगा तो ऑनलाइन दारू बिक रहे, लोग जाके दारू भी परचेज कर रहे, बैग जो भी खुलेआम जो है मट्टे का धंधा भी चालू है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो दारू तो बिक रही है ऑनलाइन, जो होम डिलीवरी है शायद, तो चल रहा है। उसके पीछे सरकार को शायद ज़्यादा। एक मिनट योगी जी, यहाँ पे रुकना चाहूँगा आपको। होम डिलीवरी नहीं हो रही है, इवन की जो शॉप पे से वो दिया जा रहा है वहाँ पे भी गर्दी लग रही, लाइन्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है। इवन चलिए ठीक है, वो तो दारू का समझ में आया, चलो ऑनलाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो मट्टे का धंधा भी चालू है, इवन वो भी खुलेआम चालू है। बराबर, उसके ऊपर कड़क प्रतिबंध लगाना ये तो सरकार का काम है। अगर ये खुलेआम चल रहा है तो फिर वहाँ के जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? दारू का भी बिक्री हो रहा है, मट्टी का धंधा चल रहा है जैसे आप कह रहे हो। मेरे हिसाब से तो और कई भी मतलब सेक्टर है वो भी चालू है, जैसे कि किराना माल का चालू है या बाकी भी चीज़ें जो चालू रखी है। नहीं, बाकी चीज़ों का टाइमिंग दिया हुआ है सरकार ने 7 से 11, बट ये चीज़ें जो है खुलेआम बिक रही है। बिकॉज कैसे है कि अभी भी एक न्यूज़ में आया था, जो भी ये थाने के न्यूज़ में आया था कि मट्टे का धंधा जो है ओपन चल रहा है, बट उसके ऊपर से अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बारे में आप सरकार से चाहे अधिकारियों से क्या अपील करोगे कि जैसे कि आम जनता पे जैसे लोगों ने पाबंदी लगाया है, लॉकडाउन किया हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए अभी लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए आज के आज। यही मैं जो पहले आपने जब मुझे पूछा तभी मैं यही बताने वाला था कि सिर्फ दारू की दुकान नहीं और बाकी भी कई सारे व्यापार जो चालू है। अभी किराने की दुकान चालू है, उनको टाइम दिया है, ठीक है। बाकी भी लोग हैं जिनके आज घर में काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके भी व्यापार में नुकसान हो रहा है। सिर्फ किराने के लिए क्यों सोचना है, क्यों दारू के लिए सोचना है, क्यों मटके के धंधे के लिए सोचना है? आपके टॉपिक से थोड़ा हटकर मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में ही अभी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक नहीं कई बार मीडिया पे आके स्टेटमेंट दिया कि महाराष्ट्र की लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, व्यापारी वर्ग का बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे भाई साहब, आपको सिर्फ व्यापारी वर्ग दिख रहा है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में नौकरदार वर्ग ज्यादा है, मजदूर लोग ज्यादा है, तो आपको सिर्फ आपकी वोट बैंक दिख रही है, आपको बाकी लोग की समस्या नहीं दिख रही है कि मतलब वो भी तो नौकरदार वर्ग है, वो भी कहा जाए। आपको सिर्फ व्यापारी वर्ग की पड़ी है। और ठीक है, व्यापारी वर्ग को अगर हमारे लॉकडाउन के नियम फॉलो नहीं करना है, उनको अगर लग रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है, तो व्यापारी लोग अपना स्थलांतर उस राज्य में कर सकते, गुजरात में कर सकते, जहां पे उनको ये सब पाबंदी ना रहे। मेरा कहना यह है कि ये महाराष्ट्र की जनता अगर लॉकडाउन के लिए सहकार्य कर रही है तो व्यापारी लोगों ने भी सहकार्य करना चाहिए। अभी बीच में हमारे माननीय पंतप्रधान साहब ने बोला था, एक टीवी पे स्टेटमेंट मैंने देखा था कि आपातकालीन स्थिति में या युद्ध की स्थिति में महिलाएं अपने घर के गहने भी राज्य के लिए अर्पण कर देती थी। तो फिर हमारे पंतप्रधान साहब की बात तो व्यापारी लोग सुनते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए लॉस क्यों नहीं सहन कर सकते? पंतप्रधान साहब अपील कर रहे हैं ना, ठीक है आप आपके गहने मत दीजिए, लेकिन आप थोड़े दिन तो इतना गाइडलाइन फॉलो करके थोड़ा दिन अपना व्यापार में नुकसान सहन करके देश के लिए आप थोड़ा तो कुछ कर सकते हो, सहकार्य कर सकते हो। जैसे कि योगी जी आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, तो सर जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे स्टेटमेंट क्यों नहीं है? यहाँ वहाँ पे ये लॉकडाउन क्यों नहीं है? जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बिंदास इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोरोना भी नहीं हो रहा है, किसी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे इलेक्शन खत्म होता है वैसे कोरोना चालू हो जाता है, लॉकडाउन चालू हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो अभी इलेक्शन लिए कोरोना काल में, ये तो गलत ही है, इसका तो हम समर्थन नहीं करते, इसका हम विरोध करते। जो कि आपने आपके इलेक्शन के लिए जो कैंपेन किए, इसके लिए जो जो पार्टी ने कैंपेन लिए वहां पे वो सारी पार्टियां जिम्मेदार है। जो जो पार्टी ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया, जनता को अपने पीछे भटकाया, वो सारी पार्टियां जिम्मेदार है। मैं तो यही कहूंगा कि जो आप ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हो तो आपने ऑनलाइन इलेक्शन क्यों नहीं ले, या आपने इलेक्शन स्थगित क्यों नहीं की? आप आगे चल के भी ले सकते थे, आपको लोगों के स्वास्थ्य की कुछ पड़ी नहीं है। इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा हर कोई अपने वोट बैंक के लिए नहीं, वो गंदे तरीके का राजकारण हुआ ये इलेक्शन में। बंगाल में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुए। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जो पार्टी ने वहां पे कैंपेन किया, जो जो पार्टी ने प्रचार किया, शक्ति प्रदर्शन किया, वो सारी पार्टियां वो सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। उसके पीछे भी लोगों को मतलब काफी सारी दिक्कतें हुई, शायद बंगाल में हिंसाचार भी हुआ। उसके पीछे अगर आपको पता है जब हमारे देश में इतनी खराब परिस्थिति चालू है तो आपने थोड़ा उस समय सोचना चाहिए था। मेरे हिसाब से ऐसे कुछ कारण है कि बंगाल में हिंसाचार क्यों हुआ, क्योंकि हर कोई पार्टी मतलब केंद्र से लेकर राज्य तक हर किसी ने वहाँ पे हर किसी का इन्वॉल्वमेंट था। तो हो गया उनका सबसे पहले प्रतिष्ठा की लड़ाई, दूसरी हो गई वहाँ पे जाति के ऊपर भी काफ़ी सारे मुद्दे उठे थे। तीसरा कारण महत्वपूर्ण ये भी है कि कई समय से हमारे जो लोग हैं
वो घर पे बैठे, उनके पास काम धंधा नहीं है, फ्रस्ट्रेट है, मजबूर है उन लोग, तो उनका वो गुस्सा बाहर आया वो इलेक्शन में। तो ऐसी जगह जब आपको पता है कि ये सब सिचुएशन होने वाली, हिंसाचार होने वाला है, लोग ऑलरेडी परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, तो आपने थोड़ा रोकना चाहिए था। ऑनलाइन इलेक्शन ले सकते थे, बाकी कई सारे कंट्री वहाँ पे ऑनलाइन इलेक्शन होते हैं, अभी एग्जाम ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन इलेक्शन वोटिंग आप ले सकते हो। आप जहाँ विकास की बात करते हो, हमारा देश विकसित होना चाहिए, तो ये एक पहली शुरुआत हम कर सकते थे ऑनलाइन इलेक्शन लेके। ये भी एक हमारा एग्जाम्पल होता कि यहीं से हमारी शुरुआत हुई कोरोना के काल में, तो क्यों नहीं लिए गए। धन्यवाद योगी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। जैसे ही दर्शकों आपने देखा, योगी जी को आपने सुना, इन्होंने कोरोना से लेकर इलेक्शन से लेकर एजुकेशन से लेकर सारे मुद्दों पे बात किया और लोगों को समझाया भी किस तरीके से हमें रहना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील भी किया कि किस तरीके से लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।